जय श्री गणेश। तो हम शुरू करने वाले हैं विज्ञान का चैप्टर 5 अध्याय 5 विच इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ और लाइफ मतलब जो भी चीज़ जीवित है ना, एंड डेड उसका उल्टा होता है। तो लिविंग थिंग्स में बहुत सारी वैरायटी होती है। जैसे आपके पास हो गए प्लांट्स, है ना। सर आप ये बायो पढ़ा रहे? हाँ, ये चैप्टर 5 है आपका, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो इसमें प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, चिड़ियाएँ भी होती हैं, फंगस भी होता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन ब्रॉडली हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। उसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब कई सारे ऑर्गन्स को मिला के जो बनता है वो हो गया आपका ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म में हम दो तरीके से, मतलब बेसिकली जीव, अगर हिंदी में लिखना चाहें तो जीव, ठीक है, जो जीवित हैं। तो इसकी दो श्रेणियाँ होती हैं, दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है यूनिसेल्यूलर और दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेलुलर। तो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, वो है सेल्यूलर, है ना। बस यूनी एक जगह पे है, एक दूसरी जगह पे मल्टी है। तो यूनी का मतलब होता है एक, ठीक है, एंड मल्टी होता है अनेक, मोर देन वन। ठीक है। तो यूनिसेल्यूलर मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें वन सेल हो, एंड मल्टी सेल्यूलर मतलब जिसमें बहुत सारे सेल हो, एक से ज़्यादा। लेकिन ये सेल है क्या चीज़, ये देखना है हमें सबसे पहले। तो एक व्यक्ति था रॉबर्ट, हेलो आदर्श, हाँ, एक व्यक्ति था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। जैसे होता नहीं, हुक पायरेट्स का दिखाते हैं, हुक, है ना। या आप जो कपड़े टांगते हो हैंगर का हुक होता है, तो ऐसे ही रॉबर्ट हुक। ठीक है। उसने क्या करा, एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र, एक माइक्रोस्कोप में उसने एक छोटा सा टुकड़ा, एक तरह की शराब होती है वाइन, है ना। तो उसको जनरली उसकी जो बोतल होती है उसको बंद करने के लिए एक चीज़ यूज़ की जाती है जिसको बोलते हैं कॉर्क। जैसे वाइन की बोतल, अगर ये आप वाइन की बोतल मान लो, आवाज़ गूंज क्यों रही है? हाँ, अगर अगर ये अगर ये आप वाइन की बोतल, आदर्श तुमने कुछ किया है चेंज, आवाज़ गूंज रही है, पहले गूंज नहीं रही थी। सर आवाज गूंज रही है? हाँ, सर मैंने कुछ चेक नहीं किया। कोई नहीं, अभी के लिए म्यूट कर दो फिर। हाँ, तो एक व्यक्ति था रॉबर्ट हुक, ठीक है। उसने क्या किया, ये जैसे मान लो कोई रेड वाइन की बोतल है, तो इसमें ये तो हो गया वाइन जो अल्कोहलिक कंटेंट है ना, लिक्विड, ये जो रेड में दिखा रहा हूँ। लेकिन ये जो ब्लू में दिखा रहा हूँ इसको बोलते हैं कॉर्क। ये बेसिकली एक ढक्कन की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये कुछ चीज़ों को पास करने देता है। ये एक तरीके से वाइन को सांस लेने देता है ना। इसके थ्रू कुछ पार्टिकल्स पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाइन बनती है फर्मेंटेशन की प्रोसेस से। फर्मेंटेशन, उसमें क्या होता है, कुछ बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब छोटा, है ना, सूक्ष्म, सूक्ष्म या छोटा। ठीक है। तो छोटा ऑर्गेनिज्म, छोटा जीव क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जिसको बोलते हैं यीस्ट, यीस्ट कई सारी चीज़ों में डलता है, ब्रेड में भी डलता है, इसमें भी डलता है, वाइन बनाने में बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है। तो ये यीस्ट क्या करता है, ये शुगर को खा के अल्कोहल बना देता है। तो ताकि वो जीवित रहे उसके लिए ये प्रॉपर ढक्कन ऐसे नहीं लगाते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, कॉर्क लगा देते हैं, कॉर्क का ढक्कन। तो कॉर्क लकड़ी से बनता है, मतलब प्लांट से आता है। तो कॉर्क की बोतल पे, कॉर्क का जो एक छोटा सा टुकड़ा लिया उसने, और एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, माइक्रो, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें सिमिलर सी होंगी, माइक्रोस्कोप। ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे सूक्ष्म
दर्शी यंत्र, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, एंड स्कोप मतलब जो दर्शन करने के लिए, जैसे टेलीस्कोप होता है, टेली मतलब दूर, जैसे टेलीफोन होता है ना आपका, तो टेलीफोन क्या है, दूर बात करने के लिए, तो दूरभाष यंत्र। तो इसी तरीके से टेलीस्कोप क्या होता है, जो दूर देखने के लिए, है ना, तो दूरदर्शी यंत्र। लेकिन माइक्रोस्कोप क्या है, जो छोटी चीज़ें हैं जो हमें वैसे आँख से नहीं दिखती, वो हम किससे देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोस्कोप से उसने ये कॉर्क का टुकड़ा देखा और ऐसे कुछ ऐसा दिखा, इस तरह का कुछ, जैसे मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखा जब उसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, ठीक है। तो उसने कहा अरे ये तो छोटे छोटे कमरों की तरह है, भाई ये एक कमरा हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरीके से छोटे छोटे कमरे जैसे बने हुए हैं। और कमरे को लैटिन भाषा में, जैसे भारत की ज़्यादातर भाषाएं संस्कृत से आई हैं, इसी तरीके से जो पश्चिमी देश हैं जैसे यूरोप के, उनकी ज़्यादातर भाषाएं आई हैं लैटिन से, जो कि संस्कृत की जैसी है ना, संस्कृत। तो लैटिन में सेल को, सेल होता है एक शब्द जिसका मतलब होता है कक्ष, इसका मतलब होता है कक्ष या कमरा, ठीक है। तो उसने कहा ये तो छोटे छोटे कमरों की तरह है। इवन अगर आप अभी भी देखो तो इंग्लिश लैंग्वेज में जेल का जो कमरा होता है ना, उसको कहते हैं प्रिजन सेल, मतलब जेल का एक छोटा कमरा। उसने कहा ये तो छोटे छोटे कमरों की तरह है, तो उसने इनको नाम दे दिया सेल। ये एक सेल हो गया, ठीक है, इसके पड़ोस में ये भी एक सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। इस तरीके से छोटे छोटे हर एक जो छोटा उसको दिखा कमरा जैसे, उसने क्या बोल दिया, ये सब सेल हैं, ठीक है। तो उसकी ये डिस्कवरी थी। उसके बाद से फिर बहुत सारे लोगों के पास माइक्रोस्कोप थे, तो सब ने जाके चीज़ें देखने लग गए और देखा कि बहुत सारी जो जीवित चीज़ें हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो सब किससे बनी रहती हैं, सेल से। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म कई सारे सेल से जुड़ के बना होता है, जैसे जो कॉर्क था वो कहाँ से आया, पेड़ से। तो यानी अगर कॉर्क कई सारे सेल से बना हुआ है तो ऑब्वियसली पेड़ भी कई सारे सेल से बना होगा, है ना, क्योंकि जो पेड़ की छाल है वो तो पेड़ का बस एक हिस्सा है। तो इसका मतलब जो पेड़ है वो क्या हो गया, यूनिसेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। हाँ मल्टी सेल्यूलर, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेल्स हैं। लेकिन जब आप वो पानी लोगे, गंदा वाला पानी, है ना, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे डालोगे तो आपको बहुत सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी मिल जाएंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया, वो होते नहीं है लाइफ बॉय और इतने सारे जो डेटॉल ये सब साबुन के जो ऐड होते हैं, उसमें क्या दिखाते हैं, इतने 99% कीटाणु मारे। तो वो कीटाणु क्या है, वो सब क्या है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है मोस्टली, ठीक है। एक एक सेल ही एक पूरा जीव हो जाता है। जैसे इसे आप इस तरीके से समझो कि दिल्ली है ना, श्रीनगर है, ये लखनऊ है, इंदौर है, ये सब क्या है, महानगर। इसमें कितने लाखों नहीं तो करोड़ों लोग रहते हैं, है ना। तो उन सब के लाखों नहीं तो करोड़ों घर होते हैं, है ना, और वो सब क्या एक नगरी का हिस्सा है ना। लेकिन फिर गांव आ जाते हैं, गांव में हो सकता है 100 घर हो सकता है 1000 घर हों, है ना, लेकिन फिर भी छोटा होता है नगर से, तो है ना, महानगर से तो बहुत छोटा। और फिर हो सकता है कि जंगल में किसी शिकारी ने या किसी व्यक्ति ने एक अकेला घर सा बना रखा हो, एक जंगल के बीच में। होता है ना, कई लोगों को सनक होती है कि नहीं हम जंगल में रहेंगे, तो किसी ने हो सकता है जंगल के बीच में कुटिया बना रखी हो, तो वो इंसान भी जी रहा है और जो शहर में रहता है वो भी जी रहा है। तो घर को आप एक सेल की तरह समझो, ठीक है। जो व्यक्ति जंगल में अकेले रहता है, अकेले उसका एक छोटी सी कुटिया बना रखी है, वो क्या हो गया, किस तरह का ऑर्गेनिज्म हो गया, वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की तरह है कि एक सेल ही सब कुछ कर रहा है उसी घर के अंदर। मतलब रहते हुए उसने खाना भी बनाना है, खाने का प्रबंध भी करना है, मतलब शिकार भी, या जो खेती करता है तो खेती, है ना। फिर उसने कपड़े भी वहीं पे प्रबंध करने हैं,
कपड़े बनाने हैं, है ना, सब चीज़ें उसने उसी घर के अंदर करनी है। जो भी फर्नीचर चाहिए, कुर्सी, है ना, टेबल, वो सब खुद से बनाना है। तो बिस्तर, तो ये सारी चीज़ें उसने स्वयं करनी है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी ऐसे ही होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो सारी चीज़ें एक ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए चाहिए, जैसे उसको सांस लेने की ज़रूरत है, रेस्पिरेशन, है ना, एक चीज़ हो गई रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, श्वसन, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, खाना खाना है उसको, तो वो क्या हो गया, न्यूट्रिशन। तुम्हारी जो कैमरा है वो इतना ब्लर क्यों रखा है, कुछ गंदगी लग गई है क्या आदर्श? तुम्हारा कैमरा बहुत ब्लर हो रखा है। सर वो पीछे से लाइट आ रही है ना, मैं जनरेटर। कोई और जगह नहीं बैठ सकता? तो एक तो होता है रेस्पिरेशन, दूसरा होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना। हर चीज़ को अपने लिए एनर्जी चाहिए होती है और अपने आप को बनाने के लिए मटेरियल्स चाहिए होते हैं, है ना। तो वो कहाँ से लाती है वो एनर्जी और मटेरियल्स? अपने खाने से। जैसे हम पौधों को खाते हैं या कुछ लोग मीट खाते हैं, तो वो क्या होता है, उस जीव के जो भी एनर्जी थी और जो भी उसके बिल्डिंग मटेरियल्स थे जिससे वो बना था, जैसे प्रोटीन वगैरह, उसको उसने अपने शरीर के अंदर ले लिया। तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ गंदगी लगी है मुझे लगता है, एक बार पोंछ दो, साफ़ कर दो। कैमरा है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा धुंधला सा नहीं था, अभी काफ़ी धुंधला लगा। तो इवन पौधे तो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, लेकिन उनको भी मटेरियल तो चाहिए होते हैं बाहर से, तभी वो मिट्टी, हाँ अब सही हो गया। तभी इसीलिए मिट्टी में हम खाद डालते हैं। उसका क्या कारण होता है, क्योंकि मिट्टी में खाद डालने के बाद उस पौधे को वो बिल्डिंग मटेरियल चाहिए होता है, तो वो मिल जाता है खाद से, है ना। तो इसी तरीके से तो रेस्पिरेशन हो गया, उसको सांस लेना है। दूसरा हो गया न्यूट्रिशन। फिर एक होता है रिप्रोडक्शन, उस जीव को अपने जैसा और जीव बनाना है, क्योंकि कोई भी जीव अमर तो होता नहीं है ना, एक सर्टेन पॉइंट के बाद मर जाता है। तो अगर वो चाहता है कि उसकी प्रजाति ख़त्म ना हो, तो क्या करेगा वो अपने जैसे और जीव बनाएगा। जैसे एक इंसान है तो वो और इंसान बनाएगा, है ना, एक बकरी है तो वो और बकरियां बनाएगी, एक पौधा है तो वो और पौधे बनाएगा, और इवन एक बैक्टीरिया है तो वो भी और बैक्टीरिया बनाएगा। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ रिप्रोड्यूस कर रही है तो वो लिविंग हो। इसका एक एग्जांपल है वायरसेस। जो वायरस होता है ना, तुम्हारा कैमरा ऑन, माइक ऑन है। जो वायरस होता है वो ना तो रेस्पिरेशन करता है ना न्यूट्रिशन करता है, लेकिन वो सिर्फ रिप्रोडक्शन करता है, तो इसलिए उसको लिविंग नहीं माना जाता। तो ऐसे बहुत सारे जो फंक्शंस हैं लिविंग थिंग्स के, वो नॉर्मली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को अकेले ही करने पड़ते हैं। भाई अगर आप अकेले रहोगे किसी पहाड़ की चोटी पे या जंगल में या कहीं, तो आपको तो सब कुछ स्वयं करना पड़ेगा, है ना। आपको अपने लिए खाने का भी प्रबंध स्वयं करना पड़ेगा, है ना, अपने लिए पानी का भी प्रबंध स्वयं करना पड़ेगा, अपने लिए कपड़े भी स्वयं बनाने पड़ेंगे, बिस्तर भी स्वयं बनाना पड़ेगा, सब कुछ चीज़ें अपने आप प्रबंध करने पड़ेंगी, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई शहर में रहता है तो हो सकता है वो कोई इंजीनियर हो, तो उसे वो इंजीनियरिंग में तो काम करता है, मतलब हो सकता है मशीनें बनाए, नए डिज़ाइन करे या कुछ ऐसा, लेकिन उसको खाने का प्रबंध वैसे नहीं करना पड़ता। वो सिंपली जाता है और हो सकता है उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया और उसके घर तक खाना पहुंच जाता है, क्योंकि कोई और है जो कि खाना पहुंचा रहा है, कोई और है जो कि खाना उगा रहा है। तो जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ हैं, बहुत सारे घर एक साथ हैं, तो वहाँ पे हर फंक्शन, हर सेल हर फंक्शन नहीं करता। यानी हर घर, ज़रूरी नहीं कि हर घर में किसान हो या हर घर में वो इंजीनियर हो या हर घर में डॉक्टर हो। किसी घर में किसान होगा, किसी घर में इंजीनियर होगा, किसी घर में डॉक्टर होगा, है ना। हर एक व्यक्ति अपने अलग अलग काम करेगा। इसी तरीके से जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें हर सेल के अलग फंक्शन हो सकते हैं। जैसे आपकी जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, उसमें जो सेल होते हैं उनका काम होता है, न्यूरॉन्स बोलते हैं उनको, न्यूरॉन, NEURON। ये न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स भी बोलते हैं। इनका काम होता है मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये कनेक्शंस बनाते हैं।
जैसे होता नहीं, हम सोशल मीडिया पे आपके 10 दोस्त हैं, उनके सबके 10 दोस्त हैं, इस तरीके से आपके कनेक्शन 100 लोगों के साथ हो गए। इसी तरीके से न्यूरॉन का क्या काम होता है, दिन भर वो सोशल मीडिया वाला काम करता है कि उसने उसने दोस्त बना रखे, फ्रेंड्स बना रखे 10 लोगों से, 10 दूसरे न्यूरॉन से, और उनको दिन भर वो मैसेज भेजता रहता है। जैसे आप लोग टेक्सटिंग करते हो वैसे ही कि, और वैसे ही उन्हीं मैसेजेस के थ्रू आपके सारे जो सोच विचार होता है वो होता है। तो ये तो हो गया दिमाग के सेल का। लेकिन वहीं पे आपका जो मसल का सेल है उसका एक ही काम है, वो या तो खींचता है या छोड़ता है ना। उसी से आप अपने हाथ पाँव जो भी पूरा शरीर आप हिला पाते हो कहीं पे भी, है ना, जो आप एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हो, वो उसके कारण है। फिर इसी तरीके से फैट सेल एनर्जी को स्टोर करता है, वो बैटरी की तरह होता है। तो मतलब हर एक सेल के अपने अपने काम होते हैं, है ना। जैसे हम सोसाइटी में होता है ना कि कुछ लोग सोल्जर्स हैं तो वो देश की रक्षा कर रहे हैं, कुछ लोग टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं, है ना, कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, कुछ लोग इंजीनियर हैं, कुछ लोग डॉक्टर हैं। हर कोई अलग अलग काम कर रहा है। तो ये क्या कब हो सकता है, जब बहुत सारे लोग हों। जैसे दिल्ली में करोड़ों लोग हैं, तो दिल्ली में फिर हर काम के लिए कोई व्यक्ति है ना, हर किसी को सेम काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, जितना बड़ा वो होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्पेशलाइजेशन। मतलब हर कोई अपना एक स्पेशल काम कर पाएगा। भाई अगर कोई सारे काम कर रहा है तो वो हो सकता है कोई भी काम अच्छे से ना करे, है ना। अगर कोई जंगल में रह रहा है तो ज़रूरी थोड़ी कि वो एक उसे सारी बीमारियों का हल आता हो, क्योंकि उसके पास उतना समय ही नहीं है कि वो उतनी पढ़ाई करे, समझे कि क्या बीमारी किस कारण से हो रही है। लेकिन जहाँ पे शहर है, नगर है, महानगर है, वहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं कि कोई व्यक्ति पूरी उसकी पढ़ाई करके चिकित्सा के शास्त्र की और आयुर्वेद की और वैद्य बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। तो उसको पूरा अच्छे से पता होगा कि कौन सी बीमारी का क्या उपचार करना है, समझ गए। तो वो क्या है, स्पेशलाइज्ड है। इसी तरीके से आपकी बॉडी में भी, क्योंकि इतने लाखों क्या करोड़ों सेल्स हैं, इसलिए उनके बहुत स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, लेकिन जिसमें कि कम सेल होते हैं उसमें उतना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। जैसे कोई छोटा गांव होगा या छोटा नगर, तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर तरह की बीमारी का इलाज ना होता हो, वो स्पेशलिटी हॉस्पिटल ना हो, है ना। जैसे कोई स्पेशल तरह का कैंसर है, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा डॉक्टर हैं ही नहीं कि कोई ऐसा डॉक्टर हो जो कि उस चीज़ में पढ़ाई करे, समझ गए। तो ये होता है स्पेशलाइजेशन। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में फ़र्क समझ में आ गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसकी तरह, एक अकेला घर जिसमें कि वो व्यक्ति जो रह रहा है उसी को सारे काम करने हैं अपने लिए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि एक पूरा शहर है, पूरी महानगर है या गांव, डिपेंड करता है कि कितने सेल है ना। तो उसमें वो काम बांट लेते हैं, कोई एक बंदा एक काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, हर किसी के काम बटे हुए हैं, है ना। ठीक है, तो यूनी मतलब सिंगल, मल्टी मतलब बहुत सारे। यूनी मतलब एक, मल्टी मतलब अनेक। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या किस तरह के होते हैं, एक मैंने बताया यूनिसेल्युलर में, एक एग्जांपल है अमीबा, AMOEBA, या बैक्टीरिया। मल्टी सेल्युलर की एग्जांपल तो हर जगह है ना, ह्यूमन और पिजन और ट्री, मतलब 36 जो भी सारे जीव दिखते हैं, है ना आपको, वो सारे क्या हो गए, मल्टी सेल्युलर। क्योंकि सेल इतना छोटा होता है कि जनरली सेल दिखता नहीं है। अब हमने बात करी थी स्पेशलाइजेशन की, तो जहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो जाता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि सेल का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होने लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो नर्व का सेल है, नर्व मैंने बताया था ना, आपके दिमाग में जिस चीज़ से आपको पता चलता है, आप सोच पाते हो, और पूरे शरीर में भी फैले हुए नर्व्स। जैसे कि आप किसी चीज़ को छूते हो, स्पर्श करते हो, तो आपको फील होता है ना कि वो गर्म है, ठंडा है ना। अगर कोई चीज़ आपको काट जाए, चींटी काटे या क्या कहते हैं मधुमक्खी काट डंक मारे या कुछ भी, तो आपको फील होता है ना। तो वो क्यों होता है, नर्व सेल्स के कारण। तो नर्व सेल ऐसा दिखता है
लंबी सी वायर की तरह होता है, इस तरीके से एक लंबी सी पूंछ होती है उसकी, और यूं यूं यूं, तो यहाँ से वो दूसरे नर्व सेल से जुड़ा होता है। जैसे ये है, ये एक नर्व सेल है, अब ये यहाँ पे इसकी जो ये सर है वो दूसरे नर्व सेल की पूंछ से जुड़ा हो सकता है। जैसे इसकी पूंछ तो ये है, लेकिन ये दूसरे की पूंछ से जुड़ा हुआ है इसका सर, तो क्या होगा, कोई मैसेज देना होगा, सूचना देनी होगी, तो ये वाला जो सूचना है वो यहाँ के थ्रू जाएगी, यूं जाके, और फिर इसके थ्रू आ जाएगी, फिर इससे और 4 में फैलेगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से बात बहुत जल्दी फैल जाएगी। जैसे आप अपने दोस्त को बोलो, यार राज की बात है, ये रहस्य है, किसी को मत बताना, और आपने ऐसे 4 दोस्तों को बता दिया, और फिर उन 4 ने 4 और को बता दिया, तो 16 लोगों को पता चला, दिन के अंत होते होते पूरे स्कूल को पता चल गई, समझ गए। तो इसी तरीके से नर्व सेल क्या करते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, वायर की तरह होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्या है, लंबा वायर की तरह, तार की तरह। लेकिन जो आपका ब्लड सेल होता है, आपके खून में सेल्स होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, मतलब कई तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है वाइट ब्लड सेल, एक होता है रेड ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल क्या होता है, हमारी जैसे आर्मी है, हमारी पुलिस फोर्स है, उनकी तरह है, वो आपकी रक्षा करते हैं। जैसे आर्मी टेररिस्ट को मारती है ना, आतंकवादियों को, तो वैसे ही हमारे जो वाइट ब्लड सेल है वो भी जो गंदे बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, जो कि शरीर में आतंक मचाना चाहते हैं, उनको खा जाते हैं या मार देते हैं, है ना। लेकिन रेड ब्लड सेल दूसरे तरह के होते हैं, उनको मैं रेड में बताता हूँ। इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके के। तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन ले जाते हैं। तो इनको पानी में आराम से तैरना है, तो इनकी शेप इस तरह की होती है कि पानी में आराम से तैर पाए, मतलब फ्लूइड में, समझ रहे हो, क्योंकि इनको तो खून में बहना है ना। तो इनकी शेप वैसी नहीं होती जैसे नर्व सेल की होती है। तो जहाँ पे आपका ये स्पेशलाइजेशन होने लगते हैं ना, वहाँ पे उस चीज़ की स्ट्रक्चर भी चेंज होने लगती है। और ये हम इवन हमारी सोसाइटी में भी देखते हैं। जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई सैनिक बन रहा है ना, कोई टीचर बन रहा है, कोई कुछ। तो आप एक देखो, हमारे यहाँ पे जैसे स्पोर्ट्स होते हैं, है ना, अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं। तो जो रेसलर होगा उसकी बॉडी बिल्कुल अलग होगी, वो एकदम हट्टा कट्टा भारी भरकम और तगड़ा होगा, है ना। लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, मैराथन जो दौड़ते हैं, उसकी बॉडी जनरली पतली दुबली होगी, समझ गए, क्योंकि उसको लंबे दूरी तक भागना है, जबकि तो उसको पतला होना ज़रूरी है। लेकिन जो रेसलर है उसको भारी भरकम, और जैसे वेट लिफ्टर्स होते हैं या रेसलर होते हैं, उनको भारी भरकम और बहुत सारी मसल के साथ, मतलब हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ होने ज़रूरी है। तो जो व्यक्ति जो स्पोर्ट्स में प्रोफेशनल बन रहा है, मतलब बहुत अच्छा बन रहा है, ऐसे कहने को तो कोई भी रेसलिंग भी ट्राई कर सकता है या रनिंग भी ट्राई कर सकता है। लेकिन अगर कोई स्पेशली उस चीज़ को प्रोफेशनली कर रहा है, मतलब अपने उसका काम ही वही है, उसका पेशा ही वही है, वो चीज़ करना, है ना, तो उसकी बॉडी टाइप भी बदलने लगती है। मतलब बास्केटबॉल में आपको लंबे लोग ज़्यादा मिलेंगे सफल होते हुए, है ना। तो अलग अलग बॉडी टाइप, क्योंकि उस स्पोर्ट की मांग है कि वैसा व्यक्ति हो, है ना। अगर वैसा व्यक्ति नहीं होगा, अगर कोई बहुत भारी भरकम रेसलर टाइप का बंदा कोशिश करेगा कि वो मैराथन दौड़े, तो उसको बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि उसका शरीर ज़्यादा भारी है। या अगर कोई पतला दुबला रनर जो है वो कोशिश करे कि रेसलिंग करे, तो उसको मुश्किल आएगी। तो जहाँ आपकी स्पेशलाइजेशन आ गई, अगर सब लोग ऐसे ही सेम स्पोर्ट खेलें तब तो अलग बात है, तब तो सबकी बॉडी टाइप सिमिलर सी ही होगी, या कोई भी बॉडी टाइप वाला थोड़ा बहुत खेल लेगा। लेकिन जहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो गया, वहाँ पे हर एक में जो बेस्ट है या एक्सीलेंट है, उनकी बॉडी टाइप भी बदलने लगेगी। इसी तरीके से जब सेल्स में स्पेशलाइजेशन होता है, जो एमीबा है ना, एमीबा जो सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर, उसकी कोई ऐसी फिक्स शेप नहीं होती, वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। कोई ऐसी फिक्स शेप नहीं है, ये चाहे तो इस तरीके का भी बन जाएगा, चाहे तो ऐसा भी बन जाएगा, मतलब जैसे उसको ज़रूरत पड़े वो अपनी शेप बदल देता है ना। वो फ्लूइड की तरह, जैसे पानी से भरा गुब्बारा, या जैसे पानी होता है, पानी को जिस शेप के ढक्कन में, जिस शेप के बर्तन में डाल दो, वो उसी का आकार ले लेता है। तो ये अमीबा वैसा है, लेकिन क्योंकि इसका कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, ये सारी चीज़ें कर रहा है ना। लेकिन जो अलग अलग स्पेशलाइज, जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स होते हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में, तो क्योंकि वो स्पेशलाइज चीज़ें करते हैं, वो एक चीज़ करे तो वही चीज़ कर रहे हैं और उसमें ही परफेक्ट बन रहे हैं या बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो उनकी शेप भी बदल जाती है उसके हिसाब से, ठीक है।
तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ शेप के साथ साथ उनका साइज़, जैसे फैट का सेल होगा उसका साइज़ अलग होगा, है ना, वो मोटा सा होगा, और ये न्यूरॉन होगा वो पतला होगा लेकिन लंबा होगा बहुत ज़्यादा, या मसल का सेल, ठीक है। तो इस तरीके से उनका शेप और साइज़ चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, उनका क्या काम है उस हिसाब से, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखते हैं कि सेल तो ठीक है, आपने बात कर ली कि घर है अलग से, एक घर भी हो सकता है, बहुत सारे घर भी हो सकते हैं, ठीक है। एक घर हुआ तो वो यूनिसेल्यूलर हो गया, बहुत सारे घर हो गए अलग अलग तो वो हो गया मल्टी सेल्यूलर। ये भी बात कर ली कि अगर बहुत सारे घर हुए तो हर एक अपना अपने हिसाब से कर लेगा, जैसे अमीर लोगों के बड़े घर होंगे, जो गरीब लोग होंगे उनके छोटे घर होंगे, है ना, या हो सकते हैं झुग्गी झोपड़ियाँ हो, तो वो चीज़ हमने बात कर ली, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि घर के अंदर क्या चीज़ें हैं, मतलब सेल के अंदर क्या क्या होता है जो उसे काम करने में हेल्प करता है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। इसमें ऑर्गन शब्द छुपा हुआ है। ऑर्गन होता है जैसे मनुष्य का शरीर है तो वो किस किस चीज़ से बना हुआ है, जैसे हृदय हो गया, फेफड़े हो गए, मस्तिष्क हो गया, ये सब क्या हो गई ऑर्गन्स, ये जो हमारे अंग हैं, है ना, हमारे अलग अलग अंग, वो क्या हो गए ऑर्गन्स। तो जैसे हमारा शरीर ऑर्गन से बना हुआ है वैसे ही एक सेल, सेल तो शरीर से बहुत छोटा होता है ना, तो एक सेल किससे बना होता है ऑर्गेनेल से, ठीक है, ऑर्गेनेल। तो हर सेल में एक चीज़ होती है, एक दीवार टाइप की होती है इस तरह की, ठीक है, एक दीवार जैसे होती है सेल के बाहर की बाउंड्री, जैसे होता नहीं है अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है उस पर फेंस है, कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर में दीवारें या फेंसेस होते हैं ना, जो कि बताता है कि इस तरफ भारत है उस तरफ बांग्लादेश है। तो इसी तरीके से सेल में भी क्या होता है, एक बॉर्डर होता है जो कि बताता है कि इसके अंदर सेल है। जैसे इसमें मैं बताऊँ तो जो ब्लू कलर में है ये सारा कुछ सेल का हिस्सा है, और जो रेड कलर में है ये सब सेल के बाहर का हिस्सा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो दीवार बन के खड़ा रहता है जो बताता है कि हाँ सेल के अंदर है, इससे अंदर सेल के अंदर है, इसके बाहर सेल के बाहर है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को आप ऐसे समझ लो जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लो त्वचा, स्किन की तरह, ठीक है, जैसे स्किन होती है ना हमारे शरीर पे, तो वो भी एक तरीके से आप एक मेम्ब्रेन ही समझ लो, एक पतली सी झिल्ली या पतली सी परत, है ना, ये क्या हो गई मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करती है सेल के अंदर के हिस्से को सेल के बाहर से। जैसे आपका घर होगा तो घर में क्या होता है, चार दीवारें होती हैं, उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें होती हैं, अंदर में भी दीवारें हो सकती हैं अलग अलग कमरों को डिवाइड करने वाली, लेकिन एक मेन दीवार होती है ना, चार मतलब मेन चार दीवारें, तो वो जो चार दीवारें होंगी वो क्या हो गई सेल मेम्ब्रेन। या जैसे एक किला होता है ना, गढ़, जैसे राजस्थान में है नाहरगढ़, बहुत सारे अलग अलग गढ़ हैं, है ना, वहाँ के पुराने राजाओं ने जो बना रखे हैं। तो गढ़ में क्या होता है, यहाँ पे अंदर में कहीं पे मंदिर होगा, कहीं पे महल होगा, कहीं पे सैनिकों के रहने का स्थान होगा, मतलब सैनिकों के घर, है ना, कहीं पे कुआं होगा, कहीं कुछ होगा, लेकिन वो सब क्या है, बाहर से एक दीवार बना रखी है ताकि अगर बाहर से शत्रु हमला करे तो सब लोग अंदर सुरक्षित रहें। तो ये जो बाहर की दीवार है इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं आदर्श, आदर्श, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, सेल मेम्ब्रेन का अभी अभी बताया था यार। कैसे बताएं, बताओ। सिर्फ सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर, प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है।
वो स्किन की तरह होता है, दीवार की तरह होता है, जो कि अच्छा सेल के अंदर के हिस्से को सेल के बाहर के हिस्से से सेपरेट करता है। ठीक है, जैसे कोई किला होता है, अब म्यूट कर सकते हो तुम। जैसे कि कोई किला होता है, म्यूट कर दो। जैसे अगर कोई किला है तो उसके अंदर के हिस्से को बाहर से प्रोटेक्ट करता है ना। ठीक है, तो ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। इसको और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बस दो अलग अलग नाम है, जैसे भारत, इंडिया, दो अलग अलग, पर उनका मतलब सेम है ना। ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, आर्यवर्त, ये सब भारत के नाम है। तो इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये स्किन की तरह काम करती है, दीवार की तरह काम करती है सेल के लिए। ठीक है, लेकिन ये किले की तरह आप समझ लो, जैसे किले की दीवार होती है तो उसमें भी गेट बने हुए होते हैं। भाई किले के अंदर लोगों को खाना भी तो खाना है, तो वो खाना कहाँ से आएगा? या सैनिकों को परमानेंटली तो रहना नहीं है। मान लो दुश्मन की सेना आई, आप किले में रहे, आप सुरक्षित रहे, फिर दुश्मन हार मान के वापस लौट गया। जैसे बहुत सारे मुग़ल एम्परर्स लौट गए थे जब शिवाजी रहे थे, तो वो हार गए थे, शिवाजी जीत गए थे, है ना। तो वो दुश्मन आपका चला गया वापस हार के। अब क्या, अब आपको किले से निकलना भी तो है, तो आपको किले में क्या चाहिए? एक गेट चाहिए। तो इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन में भी गेट्स टाइप के होते हैं, जिससे कि कुछ सामान अंदर बाहर हो सकता है। जैसे सैनिक को किले के अंदर जाना है, बाहर जाना है, एक खाना अंदर लाना है, बाहर लाना है, तो इसमें भी वो परमिएबल बोलते हैं इसको, परमिएबल। परमिएबल मतलब जिसके अंदर घुसा जा सके या जिससे बाहर निकला जा सके। तो कई बार इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल, मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो अंदर घुस सकती हैं या बाहर निकल सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं। जैसे कि गेट किला का, आप जब दुश्मन की सेना बाहर है तब तो आप खोलोगे नहीं, लेकिन जब अपनी सेना है या अपने दोस्त की सेना है, या मतलब अपने से जो फ्रेंडली सेना है, ऐसी सेना है जो कि आप ही के साथ के लोगों की है, तो क्या करोगे? आप दरवाज़ा खोल दोगे। या अगर कोई खाना बेचना है तब आप खोल दोगे, लेकिन कोई शत्रु आया है तो नहीं खोलोगे, है ना। कोई मित्र देश की सेना होगी तो आप खोल दोगे। तो इसको क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल। सेमी मतलब आधी, तो एक तरीके से आधी खुली है आधी बंद है, मतलब जब आप चाहो तब खुल भी सकती है, जब आप चाहो तो बंद भी हो सकती है। इसको क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब शत्रुओं के लिए बंद है, मित्रों के लिए खुली है, इस तरीके से समझ लो। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें तो मूव कर सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मूव कर सकती। इवन आप लोगों के जो जैसे पानी जैसे आप पीते हो, है ना, तो उसमें आरओ सुना होगा आपने, आरओ प्यूरीफायर, आरओ का पानी है। आरओ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, सुना है? आरओ सुना है आदर्श? यस सर यस हाँ, सर तो आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी ऐसे ही एक मेम्ब्रेन लेते हैं। मेम्ब्रेन आप ऐसे समझ लो जैसे कपड़ा, कपड़े का पर्दा या छन्नी। कई बार होता है ना, जैसे पनीर बना रहे होते हैं तो वो छानते हैं उसको, एक कपड़ा लेते हैं पतला सा और उसके थ्रू छानते हैं, तो पनीर अलग हो जाता है और पानी जैसा कुछ अलग निकल जाता है ना। तो इसी तरीके से, या जब चाय निकाल रहे होते तो चाय पत्ती अलग कर देते छन्नी से, तो वैसे ही रिवर्स ऑस्मोसिस में भी एक ऐसी पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसमें कि पानी एक तरफ चला जाता है और जो भी गंदगी मतलब मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं पानी में जो हमें नहीं चाहिए अगर, तो वो दूसरी तरफ हो जाते हैं। समझ गए? नमक एक तरीके से समझ लो, दूसरी एक तरफ नमक बचा रहता है और दूसरी तरफ पानी निकल जाता है ना। एक तरफ बिल्कुल बिना नमक वाला पानी रहता है और दूसरी तरफ ज़्यादा नमकीन वाला पानी। ठीक है, तो ये होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का काम। ठीक है, ये एक ऐसी दीवार बना देता है जिसमें कि गेट भी होते हैं। तो जब सेल को कुछ चाहिए होता है, सेल को किस तरह की चीज़ चाहिए होगी? सेल को एक तो खाना चाहिए होगा, है ना, और दूसरा ऑक्सीजन चाहिए होगी। और भी चीज़ें होती हैं बट मेनली ये दो चीज़ें, खाना या ऑक्सीजन। तो ये इन चीज़ों को तो अंदर आने देता है, लेकिन जो गंदी चीज़ें होती हैं जो सेल को नहीं चाहिए उसको कोशिश करता है रोकने की,
हमेशा सफल नहीं होता क्योंकि वायरसेस कई बार घुस जाते हैं, लेकिन वैसे इसका काम यही है कि शत्रुओं को रोकना और जो अंदर में कूड़ा है उसको बाहर फेंक देता है। जैसे आपका घर है तो आप कूड़ा इकट्ठा करते हो, फिर वो दिल्ली में तो एमसीडी वाले ले जाते हैं, वहाँ पे भी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले होते हैं वो ले जाएंगे। तो ये क्या है, आपने और घर के अंदर आप क्या करते हो, खाना, फ्रेश खाना है ना, सब्जियाँ वगैरह, आटा, तो आपने फूड अंदर लिया और वेस्ट बाहर फेंका। यही सेल भी करता है ना। सेल को अगर आप एक घर की तरह समझ लो तो बहुत आपको हेल्प हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो सेल को भी जैसे घर की दीवार होती है, दीवार में दरवाज़ा लगा होता है एक या एक से ज़्यादा, इसी तरीके से सेल की एक बाहर में एक मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन में भी कुछ चीज़ें अंदर बाहर जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें रुक जाती हैं। अब सेल के लिए जो अंदर आती हैं वो क्या हो गया, फूड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को मैं लिख रहा हूँ O2, ठीक है। ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला होता है O2। और बाहर क्या निकलता है सेल से, बाहर निकलता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जब इकट्ठा हो जाता है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। कॉन्सेंट्रेशन समझते हो, जैसे आप पानी में चीनी डालो, थोड़ी सी चीनी डालो तो वो हल्का मीठा होगा, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। जैसे जैसे आप और चीनी डालते जाओगे वो और मीठा होता जाएगा, है ना। पानी में, चाय में, किसी भी चीज़ में और चीनी डालोगे तो और मीठा होता जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। जैसे नदियों का जो पानी होता है वो जनरली उसे मीठा पानी बोलते हैं, क्योंकि उसमें पानी का नमक का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है ना। वो जनरली बारिश से आता है, बारिश के पानी में तो नमक लगभग होता ही नहीं है ना। लेकिन जो आप कुएं से निकालोगे, अगर किसी एरिया में कुएं में कई बार क्या आता है, नमकीन पानी, या बोरवेल से कई बार क्या आता है, नमकीन पानी। और फिर समुद्र में जाओगे, समुद्र का पानी तो बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। तो मतलब समुद्र के पानी में नमक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। उससे कम कॉन्सेंट्रेशन किस में है, जो कुएं का या बोरवेल का या ट्यूबवेल का पानी। और सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन किस में होगा, जो नदी का, या उससे भी कम जो बारिश का पानी है ना, वर्षा से जो आया है, वर्षण से जो जल गिरा है, जो पानी बरसता है, वो पानी में नमक का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगा, लगभग ना के बराबर होगा, है ना, क्योंकि वो डिस्टिल्ड की तरह होता है। वो आप बाद में पढ़ोगे डिस्टिल। पर कॉन्सेंट्रेशन समझ गए, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना नमकीन या कितना मीठा या कितना ज़्यादा वो चीज़ परसेंटेज में घुली हुई है। जैसे अगर कोई चीज़ बहुत मीठी है तो उसमें क्या है, चीनी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और अगर कोई चीज़ बहुत नमकीन है तो, अगर कोई चीज़ बहुत नमकीन है तो उसमें किस चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्ट। हाँ, सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, बढ़िया। म्यूट कर दो, तो म्यूट कर दो आदर्श। हाँ, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है ना सेल के अंदर, सेल ने कुछ लिया, जैसे आप इमेजिन करो, आपने कभी गन्ने का रस पिया है? हाँ, हेलो, वो मशीन देखी है, वो एक बंदा होता है, वो गन्ना लेता है, उसको मशीन में डालता है, फिर वो गन्ने को पिचका के और उसमें रस अलग हो जाता है और गन्ने का सूखा भूसा जैसा बच जाता है, देखा है? हाँ, बस एक म्यूट कर दो। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। हेलो, म्यूट कर दो आदर्श। हाँ, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि जैसे खाना और ऑक्सीजन ली तो वो गन्ने की तरह है, फिर उसमें से क्या हमें मिल गई, गन्ने का रस निकाल दिया, मतलब एनर्जी ले ली हमने। एनर्जी जब हम यूज़ कर लेते हैं तो बचता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी भी होता है पर वो हम अभी नहीं देख रहे। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो भूसे की तरह होता है। फिर वो भूसा आप फेंक दो, या उसको, वैसे तो आजकल काफ़ी अच्छी चीज़ें हो गई है, उससे भूसे से ही कपड़े और पता नहीं क्या क्या बनने लग गए, या उसे फ्यूल भी बनाने की बात चल रही। बट वैसे अगर इस तरीके से देखा जाए तो वो एक वेस्ट है ना, अगर वैसे ना सोचो तो वो एक वेस्ट है। तो ऐसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वेस्ट। अब जो गन्ने की मशीन चला रहा है ना, उसका एक ठेला होगा छोटा सा, है ना, जैसे मान लो ये उसका ठेला है। स्टार्टिंग में उसके पास गन्ने के बहुत सारे लठ जैसे डंडे रखे हुए हैं, है ना,
गन्ने के डंडे। फिर क्या होगा, जैसे जैसे वो उसका रस निकालेगा तो रस अलग हो जाएगा, बचेगा क्या, सूखे हुए गन्ने, है ना, रस निकाले हुए उसका भूसा टाइप का। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, भूसा कम होगा, जब वो दिन शुरू करेगा तो वो भूसा थोड़ी लेके आएगा, वो तो स्टार्टिंग में सिर्फ गन्ने के डंडे ही लेके आएगा। फिर क्या होगा, जैसे जैसे वो गन्ना यूज़ करता जाएगा उसका गन्ना जो अनयूज्ड है, फ्रेश वाला गन्ना है, वो तो कम हो जाएगा और बढ़ने क्या लगेगा, जो भूसा है। तो पहले पहले इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, जो अनयूज्ड गन्ना था, है ना, जो फ्रेश गन्ना है, और यूज्ड गन्ने की कंसंट्रेशन यानी वेस्ट की कंसंट्रेशन कम थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे उसके पास और ग्राहक आए, सब ने जूस पिया, तो क्या हुआ, धीरे धीरे ब्लू वाले यानी फ्रेश वाले गन्ने तो कम होने लग गए, उसकी कंसंट्रेशन घटती गई, एंड कंसंट्रेशन किसकी बढ़ रही है, अब जो यूज्ड गन्ना है, जो भूसा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। जैसे भगवान कहते हैं ना गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब इस संसार में अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब मैं आऊँगा संसार को बचाने। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एक सर्टेन पॉइंट तक तो वो बढ़ता जाएगा वेस्ट की क्वांटिटी, लेकिन फिर जब वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो गन्ने वाला क्या करेगा, वो सारे भूसा लेके कहीं पे फेंक आएगा कूड़ेदान में, है ना। तो इसी तरीके से सेल के अंदर भी होता है कि स्टार्टिंग में तो खाना और ऑक्सीजन वो लेता है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और ये वेस्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। क्या हुआ आदर्श, हेलो, तुम्हारा कैमरा ऑफ हो गया था। चपाती अच्छा ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि ऑक्सीजन और फूड की, बंद कर दो, हेलो हाँ म्यूट कर दो। हाँ, तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। जैसे स्टार्टिंग में गन्ने वाले के पास फ्रेश गन्ने की क्वांटिटी ज़्यादा थी, है ना। फिर क्या होगा, जैसे जैसे सेल एनर्जी बनाएगा, जैसे जैसे वो गन्ने वाले ने गन्ने का रस बेचना शुरू किया और बिकता गया उसका गन्ने का रस, तो वैसे वैसे क्या होगा कि वो जो फ्रेश वाले गन्ने जो कि जिसमें रस है अभी भी, रसीले गन्ने एक तरीके से समझ लो, है ना, वो तो कम होते जाएंगे क्योंकि वो यूज़ होते जा रहे हैं, रस निकलता जाएगा, तो मतलब एनर्जी निकल रही है उससे, एनर्जी जो कि हम हर सेल को चाहिए होती है जीने के लिए, है ना। जैसे हमें एनर्जी चाहिए वैसे हम सेल से ही तो बने हैं, तो सेल्स को भी एनर्जी चाहिए होती है। फिर जब जैसे जैसे वो एनर्जी यूज़ करता जाता है तो उसमें वेस्ट इकट्ठा होता जाता है। भाई गन्ने से रस निकाल दोगे तो वो वेस्ट ही बन जाएगा फिर, है ना, रस पी लोगे, बाकी बचा जो वेस्ट है, तो फिर वेस्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं, वो वेस्ट को लेके अपने आप बाहर फेंक देता है सेल, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जैसे आप समझो कि मान लो आप और 10 और लोग एक झील में गए, बड़ी सी झील है, ठीक है, झील में गए, आप सब लोग मछुआरे हो, फिशरमैन, ठीक है, आपको मछली पकड़नी है। तो स्टार्टिंग में आप सब ने यहाँ से शुरुआत करी, इस पॉइंट से आप यहाँ हो और ये सब यहाँ से स्टार्ट किया, तो क्या होगा, आप लोग स्टार्टिंग में तो यहाँ पे सब लोग यहीं पे हो गए क्योंकि आपके घर इसके पास है, लेकिन फिर क्या होगा, आप लोग फैलना शुरू करोगे। क्यों फैलोगे, क्योंकि अगर सब लोग आसपास ही जाल फेंकेंगे तो मछलियाँ तो भाग जाएंगी, है ना, ज़्यादा मछलियाँ हम नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि हर कोई वहीं पे जाल डाल रहा है। तो आप क्या करने की कोशिश करोगे, जहाँ पे आपको मछुआरे नहीं दिख रहे वहाँ पे जाने की कोशिश करोगे, जैसे यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे आपको लगेगा यहाँ पे किसी ने मछली नहीं पकड़ी तो यहाँ पे अच्छा होगा। बस यही चीज़ जो आपने सोची है ना मछली पकड़ते पकड़ते, वही चीज़ हर मॉलिक्यूल भी सोचता है, जहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में जो मैंने लाल गोले में बनाया ये वाला एरिया है ना, स्टार्टिंग में सारे मछुआरे इधर ही हैं, तो यहाँ पे मछुआरों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। लेकिन वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रहना नहीं चाहते, वो चाहते कि वो फैल जाएं, जितना बड़ा एरिया में फैलें, जितना कम कॉन्सेंट्रेशन हो, है ना। जैसे जब गर्मी होती है तब लोग दूर दूर जाते हैं,
जब ठंड होती है सब लोग पास पास चिपकते हैं, है ना, यही होता है। तो इस तरीके से समझ लो कि हर चीज़ को गर्मी लग रही है, हर चीज़ दूर दूर जाना चाह रही है, तो क्या होता है जहाँ पे जो चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है वो वहाँ पे जाना चाहती है, जहाँ पे जिस चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है वो वहाँ से दूर जाती है। जैसे यहाँ पे रेड वाला जो एरिया है, यहाँ पे ऑलरेडी मछुआरों की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो यहाँ से छोड़ के कहाँ जाना चाहेंगे, जहाँ पे मछुआरे नहीं दिख रहे, ठीक है। वो एक सुनसान एक ऐसी जगह में जाएंगे जहाँ पे कि अभी तक किसी ने, कम लोगों ने मछली पकड़ी होगी या किसी ने नहीं पकड़ी, ताकि उनको ज़्यादा मछलियाँ मिले, समझ गए। इसी तरीके से जब सेल के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है, ज़्यादा कूड़ा भर जाता है, तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप ही कि यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, जैसे बस में ही होता है, बहुत लोग बस पिचके हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि भाई इससे बढ़िया तो अगर गाड़ी में चले जाते, है ना, तो उनको अगर ऑप्शन मिलेगा तो वो गाड़ी में जाना चाहेंगे। तो इसी तरीके से जैसे ही यहाँ पे सेल के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, धीरे धीरे से निकलने लगेगी उससे, जब तक कि सेल के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। और सेल के अंदर जैसे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई क्योंकि उसने एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन यूज़ कर ली, तो क्या होगा, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, अंदर कम होगी, तो क्या होगा, बाहर से कुछ लोग अंदर आ जाएंगे, कुछ ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ जाएगी सेल के। समझ गए, समझ में आया, ठीक है। तो आज का लेसन यहीं ख़त्म करते हैं। अभी हमने बस एक बार रिकैप करते हैं, हमने पढ़ा डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और हमने पढ़ा कि सेल होता क्या है, ठीक है। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, ठीक है। राम राम।